नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के विचारों में जिन्होंने बच्चों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। जीन पियाजे। हम बात करेंगे उनकी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी पर, मतलब बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारे पास एक लेख है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, चरण और विचार। उसी के आधार पर हम समझेंगे कि पियाजे के हिसाब से बच्चे की सोच कैसे, आप कह सकते हैं, विकसित होती है। बिल्कुल। और ये जानना वाकई कमाल का है, क्योंकि पियाजे ने ही तो ये बताया था कि बच्चे कोई छोटे वयस्क नहीं होते, उनका सोचने का ढंग ही एकदम अलग होता है। सही कहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी उस समय। पियाजे से पहले आमतौर पर यही माना जाता था कि बच्चे बस कम जानते हैं, पर सोचते हमारी तरह ही हैं। पियाजे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी पूरी मानसिक बनावट ही अलग है और वो धीरे धीरे, मतलब चरणों में विकसित होती है। अच्छा, तो इस पूरी थ्योरी का बेस क्या है? मतलब कौन से मुख्य आइडियाज हैं इसके पीछे? हाँ, देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं। पहला, पियाजे का मानना था कि बच्चे ना वो बस सुनते नहीं रहते, वे एक्टिव लर्नर्स होते हैं। एक्टिव लर्नर्स मतलब वो खुद अपने अनुभवों से सीखते हैं, चीजों को करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, उनसे खेलते हैं और उसी से अपना ज्ञान बनाते हैं। अच्छा, जैसे कोई बच्चा बार बार खिलौना नीचे फेंकता है, ये देखने के लिए कि क्या होगा, वो एक तरह का प्रयोग कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो समझ रहा है कि उसके एक्शन का नतीजा क्या होता है। और दूसरी अहम बात है स्टेज वाइज डेवलपमेंट। स्टेज वाइज डेवलपमेंट। हाँ, मतलब विकास एक के बाद एक चरणों में होता है। हर उम्र के पड़ाव पर बच्चे की सोच की अपनी खासियत होती है, अपनी सीमाएं होती हैं। आप एक 3 साल के बच्चे से वो लॉजिक उम्मीद नहीं कर सकते जो 10 साल के बच्चे में होता है। और ये स्कीमा, ये शब्द बड़ा आता है पियाजे की थ्योरी में, ये क्या चीज है? स्कीमा? आप इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग में जानकारी रखने के लिए छोटे छोटे फोल्डर बने हों। फोल्डर? हाँ, किसी चीज, किसी इंसान या किसी स्थिति के बारे में हमारी जो समझ होती है ना, उसका एक मानसिक ढांचा, ज्ञान की एक इकाई। जैसे बच्चा पहली बार कुत्ता देखता है, 4 पैर, पूंछ, भौंकता है, तो उसके दिमाग में कुत्ता का एक स्कीमा, एक फोल्डर बन गया। अच्छा, तो फिर अगर वो अगली बार बिल्ली देखे जिसके भी 4 पैर और पूंछ है, तो क्या वो उसे भी कुत्ता समझेगा? यहीं पर शायद वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन काम आते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। यही मामला दिलचस्प होता है जब बच्चा कोई नई जानकारी, जैसे बिल्ली, को अपने पुराने स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है। जो कुत्ते वाला स्कीमा था। हाँ, उसी में। तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। वो शायद बिल्ली को देखकर कहे, देखो छोटा कुत्ता, लेकिन फिर घर वाले या कोई और बताएगा कि नहीं बेटा, ये बिल्ली है, ये म्याऊ करती है। तब क्या होगा? तब आएगा एकोमोडेशन, मतलब समायोजन। जब नई जानकारी पुरानी स्कीमा में फिट नहीं होती, तो बच्चे को या तो अपना स्कीमा बदलना पड़ता है या फिर एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है। उसे कुत्ता वाले स्कीमा को शायद सुधारना पड़े, जैसे भौंकने वाला जानवर, और फिर बिल्ली का एक नया स्कीमा बनाना पड़े, म्याऊ करने वाला जानवर। तो एसिमिलेशन हुआ पुरानी समझ में फिट करना, और अकोमोडेशन हुआ समझ को बदलना या नया बनाना, और इन दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। एकदम। इसी बैलेंस बनाने की प्रक्रिया को पियाजे ने इक्विलिब्रेशन कहा, संतुलन। बच्चा लगातार एसिमिलेट और अकोमोडेट करके दुनिया की अपनी समझ को बेहतर बनाता जाता है। ये हमेशा चलता रहता है। ये तो बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं। सोचने के तरीके को समझने का एक नया नजरिया मिलता है इनसे। अच्छा, अब आते हैं उन 4 चरणों पर जिनकी बात पियाजे ने की। पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलता है। सेंसरी मोटर मतलब इंद्रियों और हरकतों से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, जैसा नाम है वैसा ही काम। बच्चा अपनी इंद्रियों, देखना, सुनना, छूना, चखना और अपनी शारीरिक गतिविधियों, चीजों को पकड़ना, हिलना डुलना, मुंह में डालना, इन्हीं से दुनिया को समझता है। यही उसके सीखने के औजार हैं। इस उम्र में तो बच्चे ज्यादातर खाते पीते, सोते और खेलते ही लगते हैं। उनकी सोच में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है इस दौरान? इस स्टेज की सबसे बड़ी, कह सकते हैं क्रांतिकारी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व का विकास, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस? हाँ, यानी ये समझना कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वो आंखों के सामने ना हो। ओह, मतलब अगर मैं एक 6 महीने के बच्चे के सामने से उसका खिलौना छुपा दूं, तो वो मान लेगा कि खिलौना गायब ही हो गया, उसे ढूंढेगा नहीं। हाँ, शुरू के महीनों में अक्सर यही होता है।
उसके लिए जो दिख नहीं रहा वो है ही नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे करीब 8 महीने से लेकर 2 साल के बीच वो ये समझने लगता है कि चीजें गायब नहीं होती। अब अगर आप खिलौना छुपाएंगे तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, चादर हटाएगा, पीछे देखेगा। ये समझ उसके दिमाग में दुनिया का एक स्थायी नक्शा बनाने की शुरुआत है। और शायद इसी से थोड़ी सेपरेशन एंजाइटी भी जुड़ती है। जब माँ या देखभाल करने वाला नजर से ओझल होता है तो बच्चा परेशान होता है। वाह, ये तो वाकई गहरी बात है। अच्छा, तो जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, उसके बाद क्या? दूसरा चरण? हाँ, दूसरा चरण है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये करीब 2 से 7 साल तक चलता है। प्री ऑपरेशनल इस स्टेज में भाषा बहुत तेजी से विकसित होती है। बच्चे शब्दों, इशारों, तस्वीरों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। उनकी कल्पना शक्ति गजब की होती है। वो किसी भी लकड़ी को फोन बना सकते हैं या डंडे को घोड़ा। इसे सिंबॉलिक थॉट यानी प्रतीकात्मक सोच कहते हैं। हाँ, ये तो बच्चों के खेल में दिखता ही है। लेकिन आपने कहा था हर स्टेज की कुछ सीमाएं भी होती हैं। इस स्टेज की क्या खास बात है या क्या कमी है? हाँ, इसमें 2 मुख्य सीमाएं हैं। पहली है आत्मकेंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चा मतलबी हो जाता है? नहीं, मतलबी होना नहीं। इसका मतलब है कि बच्चा दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देख पाता है। उसे ये समझने में मुश्किल होती है कि दूसरे का नजरिया या देखने का कोण अलग हो सकता है। कोई उदाहरण? जैसे बच्चा फोन पर बात करते हुए सिर हिलाकर हाँ या ना कहता है, ये सोचकर कि सामने वाला देख रहा है। बिल्कुल, ये एकदम सटीक उदाहरण है। या फिर छुपन छुपाई खेलते हुए अपनी आंखें बंद करके सोचना कि अब उसे कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो किसी को नहीं देख रहा। हाँ, ये तो होता है। हाँ, और दूसरी सीमा वो संरक्षण वाली बात, कंजर्वेशन। वो क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है ये समझना कि अगर किसी चीज का बाहरी रूप बदल भी जाए तो उसकी मात्रा या संख्या तब तक नहीं बदलती जब तक उसमें कुछ जोड़ा या घटाया न जाए। अच्छा। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे ये नहीं समझ पाते। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है वो पानी या जूस वाला प्रयोग। 2 एक जैसे चौड़े ग्लास लीजिए, दोनों में बराबर जूस डालिए। बच्चे के सामने एक ग्लास का जूस एक पतले लंबे ग्लास में डाल दीजिए। अब पूछें किसमें ज्यादा जूस है? तो बच्चा लंबे ग्लास की तरफ इशारा करेगा क्योंकि उसमें जूस ऊंचा दिख रहा है। एकदम सही। वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे पाता है, ऊंचाई। वो ये नहीं सोच पाता कि ग्लास पतला भी तो हो गया है, इसलिए मात्रा तो उतनी है। इसी तरह अगर आप मिट्टी की 2 बराबर गोलियां लें और एक को लंबा सांप जैसा बना दें तो बच्चा कहेगा सांप वाली मिट्टी ज्यादा है। ये तो रोज की बात है बच्चों के साथ। तो ये ईगोसेंट्रिज्म और कंजर्वेशन की कमी कब दूर होती है? तीसरे चरण में। बिल्कुल। अगला चरण है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो करीब 7 से 11 साल की उम्र तक चलता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। हाँ, यहाँ कॉन्क्रीट यानी ठोस या मूर्त शब्द बहुत जरूरी है। बच्चा अब लॉजिकली मतलब तर्क के साथ सोचना शुरू कर देता है। लेकिन मुख्य रूप से उन चीजों के बारे में जो ठोस हैं, जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है, वास्तविक दुनिया की चीजों के बारे में। तो अब वो जूस वाले प्रयोग में समझ जाएगा कि जूस बराबर है। हाँ, अब वो कंजर्वेशन समझने लगता है। वो ये भी समझता है कि चीजों को मानसिक रूप से पलटा जा सकता है, रिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर जूस वापस चौड़े ग्लास में डालेंगे तो लेवल बराबर हो जाएगा। अच्छा। वो चीजों को अलग अलग ग्रुप में बांटना सीख जाता है, क्लासिफिकेशन, जैसे रंगों के हिसाब से या आकार के हिसाब से। और चीजों को एक क्रम में लगाना भी सीख जाता है, सीरिएशन, जैसे डंडियों को लंबाई के हिसाब से लगाना। तो सोच ज्यादा व्यवस्थित हो जाती है। लेकिन आपने कहा कॉन्क्रीट चीजों तक ही, इसका मतलब अमूर्त चीजें अभी भी मुश्किल है? हाँ, अमूर्त विचार जैसे न्याय क्या है, ईमानदारी क्या है, या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता वाली बातें, इनको समझना अभी भी मुश्किल होता है। वो यहाँ और अभी की ठोस दुनिया में ज्यादा अच्छे से सोच पाता है। ठीक है, तो ये अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये कब आती है? ये आखिरी चरण होगा फिर? हाँ, चौथा और आखिरी चरण है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये करीब 11-12 साल की उम्र से शुरू होता है और किशोरावस्था और उसके बाद तक चलता रहता है। फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ बच्चा या किशोर अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में सक्षम हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो चीजें जो सिर्फ विचारों में हैं, जिन्हें देख या छू नहीं सकते, जैसे गणित के मुश्किल सवाल या नैतिकता के मुद्दे। सही पकड़ा। अब वो सिर्फ असल चीजों के बारे में ही नहीं सोच सकता, बल्कि संभावनाओं के बारे में, परिकल्पनाओं के बारे में। अगर ऐसा हो तो क्या होगा,
और भविष्य के बारे में भी सिस्टमैटिक ढंग से सोच सकता है। अच्छा, इसे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। मतलब वो किसी समस्या के कई संभावित हल सोच सकता है और फिर उन्हें टेस्ट कर सकता है दिमागी तौर पर। जैसे स्कूल में साइंस एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग करना या ये सोचना कि अगर इंसानों के पंख होते तो दुनिया कैसी होती। बिल्कुल, वो अब क्या है से आगे बढ़कर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए के दायरे में सोच सकता है। उसकी सोच ज्यादा लचीली, व्यवस्थित और आप कह सकते हैं वैज्ञानिक हो जाती है। वो मुश्किल नैतिक सवालों पर भी सोच विचार कर सकता है। ये चारों चरण मिलकर बच्चे की सोच के विकास की एक पूरी कहानी बताते हैं। क्या हम इसे किसी एक बच्चे के उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई बच्चा है आरव। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जैसे सोचिए, आरव जब 1 साल का था, सेंसरी मोटर, माँ कमरे से बाहर गई तो रोने लगा माँ चली गई। पर 1.5 साल का होते होते शायद दरवाजे की तरफ देखने लगा, ये समझते हुए कि माँ है, बस दिख नहीं रही। ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर जब आरव 4 साल का हुआ, प्री ऑपरेशनल, तब शायद वो मानता था कि उसके टेडी बेयर को भी चोट लगती है। एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का एक रूप। और अगर उससे और उसकी दोस्त को बराबर बिस्किट मिले पर दोस्त के बिस्किट तोड़ दिए जाएं, तो आरव कहेगा दोस्त के पास ज्यादा है, कंजर्वेशन की कमी। और 8 साल की उम्र में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब आरव समझ जाएगा कि बिस्किट तोड़ने से ज्यादा नहीं होते, कंजर्वेशन। वो अपने क्रिकेट कार्ड्स को टीम या प्लेयर टाइप के हिसाब से अलग अलग रख सकता है, क्लासिफिकेशन। वो समझ सकता है कि 3 + 5 8 होते हैं, तो 8 - 5 3 होंगे। लॉजिक, रिवर्सिबिलिटी। लेकिन शायद अगर कुत्ते उड़ सकते तो क्या होता, जैसे सवाल पर ज्यादा नहीं सोच पाएगा। और फिर 14 साल की उम्र में फॉर्मल ऑपरेशनल। अब आरव किशोर है, वो ऐसे काल्पनिक सवालों, अगर कुत्ते उड़ते, पर सोच सकता है। स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट के लिए हाइपोथेसिस बना सकता है। समाज के मुद्दों जैसे प्रदूषण या गरीबी पर बहस कर सकता है। उनके अमूर्त कारणों और नतीजों को समझने की कोशिश कर सकता है। उसकी सोच का दायरा बहुत बढ़ गया है। ये आरव का उदाहरण वाकई इन चरणों को जिंदा कर देता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती, बल्कि असल जिंदगी से जुड़ जाती हैं। अच्छा, अब ये सोचें कि इस पूरी जानकारी का, इस समझ का व्यवहारिक इस्तेमाल क्या है, खासकर एजुकेशन में। पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ा है। सबसे पहली बात तो यही कि हमें बच्चे की उम्र और उसकी सोच के स्तर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। मतलब डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। बिल्कुल। आप 5 साल के बच्चे को वो चीजें नहीं पढ़ा सकते जिनके लिए अमूर्त सोच चाहिए। करिकुलम और पढ़ाने के तरीके बच्चे की स्टेज के अनुसार होने चाहिए। यानी सबके लिए एक ही तरीका काम नहीं करेगा। नहीं। दूसरा, क्योंकि बच्चे खुद ज्ञान बनाते हैं, इसलिए करके सीखना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत जरूरी है। बच्चों को चीजें एक्सप्लोर करने, प्रयोग करने, सवाल पूछने, यहाँ तक कि गलतियां करने का भी मौका मिलना चाहिए। रटने पर जोर कम हो। और तीसरा, पढ़ाने का तरीका ठोस से अमूर्त की तरफ जाना चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। खासकर छोटे बच्चों के लिए नए कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए पहले असली चीजें, मॉडल, तस्वीरों का इस्तेमाल करें। जब वो उसे समझ जाएं, तब नियमों या सिद्धांतों पर आएं। और बच्चे आपस में भी तो सीखते हैं। इसके बारे में पियाजे ने कुछ कहा? हाँ, हालांकि वाइगोत्स्की में इस पर ज्यादा जोर दिया। पियाजे भी मानते थे कि साथियों के साथ बातचीत, पीयर इंटरैक्शन जरूरी है। जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे का नजरिया सुनते हैं, तो उनका ईगोसेंट्रिज्म कम होता है, वो नई चीजें सीखते हैं। तो पीयर लर्निंग भी एक अच्छा तरीका है। ये तो वाकई बहुत काम के पॉइंट्स हैं टीचर्स और पेरेंट्स के लिए। लेकिन क्या इस सिद्धांत की कोई कमजोरियां या आलोचनाएं भी हैं? ऐसा तो हर थ्योरी के साथ होता है। हाँ, बिल्कुल है। कोई भी सिद्धांत परफेक्ट नहीं होता। पहली आलोचना तो उनके रिसर्च मेथड को लेकर की जाती है। उन्होंने काफी शुरुआती काम सिर्फ अपने 3 बच्चों को बहुत बारीकी से देखकर किया। अच्छा, सिर्फ 3 बच्चे? हाँ, शुरू में तो सैंपल साइज बहुत छोटा था। सवाल उठता है कि क्या उनके नतीजे सभी बच्चों पर, अलग अलग माहौल के बच्चों पर वैसे ही लागू होंगे? ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि बाद में हुए कई अध्ययनों से पता चला कि बच्चे शायद कुछ काम, कुछ सोचने की क्षमताएं पियाजे की बताई उम्र से पहले भी दिखा सकते हैं, खासकर अगर उन्हें सही माहौल या ट्रेनिंग मिले। हो सकता है पियाजे ने बच्चों की क्षमताओं को थोड़ा कम आंका हो। और कोई बड़ी आलोचना? एक और अहम आलोचना यह है कि पियाजे ने शायद संस्कृति और सामाजिक माहौल के असर को उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था। मतलब कल्चर और सोसाइटी का रोल। हाँ, अलग अलग कल्चर में बच्चों के अनुभव अलग होते हैं, उन्हें सिखाने के तरीके अलग होते हैं। इसका असर उनके सोचने के विकास पर पड़ता है। तो पियाजे के चरण शायद उतने यूनिवर्सल, मतलब सार्वभौमिक न हो जितने वो मानते थे। ठीक है, तो सिद्धांत को उसकी सीमाओं के साथ समझना जरूरी है। चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं।
हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को काफी गहराई से समझा कि बच्चे कैसे सोचते हैं और उनकी सोच वक्त के साथ कैसे बदलती है। हमने उनके मूल विचारों जैसे एक्टिव लर्नर, स्टेज, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और संतुलन को जाना, और फिर चारों चरणों सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल की खासियतें और सीमाएं समझी। आरएफ के उदाहरण से ये भी देखा कि ये चरण असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं और शिक्षा के लिए इसका क्या मतलब है। साथ ही सिद्धांत की कुछ सीमाओं पर भी बात की। कुल मिलाकर ये साफ है कि बच्चों की दुनिया को समझने का तरीका हमसे अलग है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। पियाजे का काम हमें यही याद दिलाता है कि बच्चों को छोटे साइज का अडल्ट समझने की गलती ना करें। उनकी अपनी एक दिमागी दुनिया है जिसे समझना हम सबके लिए, खासकर पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए उन्हें बाल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। हाँ, और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पियाजे ने ये सिद्धांत तब दिया था जब ना आज जैसा इंटरनेट था, ना इतनी टेक्नोलॉजी, ना जानकारी का ऐसा सैलाब। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज के इस डिजिटल दौर में, जहां बच्चे बहुत छोटी उम्र से स्क्रीन और तरह तरह की जानकारी के संपर्क में आ रहे हैं, क्या उनके सोचने समझने के विकास की रफ्तार या उसका तरीका बदल रहा है? क्या पियाजे के बताए चरण आज भी उतने ही साफ हैं, या उनकी उम्र सीमा बदल रही है, या शायद वो धुंधले पड़ रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और सोचने और रिसर्च करने की जरूरत है।